हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन से ही रिलेटेड आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जो कि है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम हिंदी में उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। जान लेते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिग्निफाइज इंक्रीज इन कंजम्पशन विद इंक्रीज इन इनकम। अगर हम बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की या उपभोग प्रवृत्ति की, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है। ये एक रिलेशनशिप बताता है कि जैसे जैसे हमारी आय जो है बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो उपभोग है उसमें भी वृद्धि होती है। Thus, it express the tendency of consumer to consume with change in its income। इसलिए ये बताता है कि जैसे एक मनुष्य की, इंसान की, कंज्यूमर की अगर इनकम चेंज होती है तो वैसे ही वो अपना उपभोग करता है और उसी अकॉर्डिंग वो अपना कंजम्पशन करता है। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम चेंज होते जाएगी वैसे ही उसकी जो कंजम्पशन की आदतें हैं या कंजम्पशन है वो भी चेंज होती जाएगी। इट रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड वाई। इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो बताता है किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में, और इसे हम दो एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। सबसे पहला वाला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम हिंदी में औसत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हिंदी में हम औसत प्रोपेंसिटी या उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है एक ऐसा रेशियो जो कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के बीच में होता है। अगर हम टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड कर दे तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत उपभोग प्रवृत्ति किसी निश्चित अवधि में कुल उपभोग व्यय एवं कुल आय के बीच का अनुपात होता है। एक ऐसा रेशियो जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के बीच में निकाला जाता है उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में और कोई से भी लेवल ऑफ इनकम के बीच में। अगर हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल कंजम्पशन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। उसको अगर हम डिवाइड कर दे टोटल इनकम से, जो कि हम वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, तो वो हमारा आंसर जो भी आएगा वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अगर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक शेड्यूल के रूप में समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका या टेबल शो किया गया है जिसके अंदर इनकम मतलब आय, कंजम्पशन मतलब उपभोग और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का तरीका बताया गया है। तो सबसे पहले अगर इनकम 0 है तो उस टाइम पे कंजम्पशन 40 है। इनकम 100 हो गई तो कंजम्पशन 120। इनकम और बढ़ गई 200 तो कंजम्पशन 200 हो गई, और इनकम जब 300 थी तो कंजम्पशन 280 हो गया। अब इसी से हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का तरीका होता है जब हम अपने कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाता है। यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय वाई। C का मतलब है कंजम्पशन मतलब उपभोग, और Y का मतलब है इनकम मतलब आय। तो फर्स्ट केस में हमारा कंजम्पशन 40 है। अगर हम 40 को उसकी इनकम से डिवाइड करेंगे जो कि है 0, तो 40 डिवाइडेड बाय 0 0 होता है। तो पहले केस में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 आएगा। सेकेंड केस में
कंजम्पशन 120 है और इनकम 100 है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा 1.20। थर्ड केस में कंजम्पशन 200 है और इनकम भी 200 है। जब हम 200 को 200 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट केस जो है उसमें हमारा कंजम्पशन 280 है और इनकम जो है वो 300 है। 280 को 300 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.93 आ जाएगा। ऐसे करके हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। तो जो हमने पहले टेबल पढ़ा है जिसके अंदर हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का तरीका सीखा था, उससे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं और वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मोर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन 1। हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 होगा और वो कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा और ये 1 कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा। हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होगा जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, एज एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम टू देयर रिमेन सम कंजम्पशन। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हमारे यहाँ या हमारे पास कुछ ना कुछ कंजम्पशन करने के लिए होता है, या तो हम किसी से उधार लेके कुछ कंजम्पशन करते हैं या पास सेविंग से हम अपना कंजम्पशन करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस था, हम उस टेबल से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं और यहाँ पर और भी दिया हुआ है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करना होगा, मतलब उपभोग को आय से डिवाइड करना होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट है जो कि है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन इनकम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग व्यय में हुए परिवर्तनों के अनुपात को बतलाती है। इस प्रकार यहाँ आय में होने वाली परिवर्तन के कारण औसत उपभोग प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन की दर होती है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है एक ऐसा अनुपात या ऐसा रेशियो जो क्या बताता है कि जो चेंज इन कंजम्पशन होता है वो किसके कारण होता है? चेंज इन इनकम के कारण होता है। एक ऐसा रेशियो है जो ये बताता है कि एग्रीगेट चेंज इन कंजम्पशन जो हो रहा है उसका कारण है कि जो टोटल इनकम चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण हमारा जो कंजम्पशन है, एग्रीगेट कंजम्पशन या कुल कंजम्पशन है, उसमें भी चेंजेस हो रहा है। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। उपभोग आय में परिवर्तन को अगर हम आय में परिवर्तन से डिवाइड कर दे तो हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकल जाएगी। तो आपको नीचे ये फॉर्मूला देके रखा हुआ है जो कि है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। अगर हम चेंज इन कंजम्पशन, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखा हुआ है, ट्रायंगल सी, तो ट्रायंगल का मतलब है चेंज। अगर हम चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाता है। अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक तालिका के रूप में या एक शेड्यूल के रूप में समझे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें इनकम वाई, कंजम्पशन सी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का तरीका बताया गया है। तो इनकम जो है पहला 0 है, 100 है, 200 और 300, कंजम्पशन 40, 120, 200 और 280। इससे हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। आपको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको चेंज इन इनकम से डिवाइड करना है। अब चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकाल सकते हैं हम? आप पहला वाला देखिए,
तो चेंज इन कंजम्पशन तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर कंजम्पशन कुछ नहीं है, 40 है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे वाले में कंजम्पशन 120 है, और फर्स्ट केस में कंजम्पशन हमारा 40 था, दूसरे केस में 120 हो गया, तो चेंज कितना आ गया, 80 का। 80 को हम इनकम से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 100, तो आपका आ जाएगा 0.80। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का मतलब क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम पहला वाला 0 है, उसके बाद 100 है, तो क्या चेंज हुआ दोनों में? 100 का फ़र्क है, तो इसको हम चेंज बोलते हैं। आप दूसरा वाला देख सकते हैं, पहला ये दूसरा इनकम हमारा क्या था 100, और तीसरा इनकम हमारा क्या हो गया 200। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 100 का। तो जो डिफरेंस निकलता है वो चेंज कहलाता है, भले ही वो हम इनकम से निकाले या कंजम्पशन से। तो पहला वाला कंजम्पशन हमारा 40 था, दूसरा वाला कंजम्पशन 120, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये चेंज इन कंजम्पशन कहलाएगा। ऐसे ही करके हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हर एक आइटम का निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं थर्ड वाले में इनकम हमारी 200 थी, कंजम्पशन हमारा 200 था। अब हमें चेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 200 वाला इनकम जो है उसके ऊपर वाला जो इनकम है 100, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा चेंज इन इनकम आ जाएगा, जो कि है 100। कंजम्पशन 200 है, उसके ऊपर वाला कंजम्पशन 120 है, तो 200 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारा 80 जो है कंजम्पशन आ जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन। तो बस हमें क्या करना है, चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड करना है। चेंज इन कंजम्पशन हमारा 80 आया था, चेंज इन इनकम हमारा 100 आया था, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.80। ऐसे करके हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। अब इस टेबल को देख के हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं, जो कि है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 से लेकर 1 तक निकलता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुअर पीपल के लिए ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल, क्योंकि जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, वो अपना इनकम जो है ज़्यादा स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पे एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करेगा जैसे ही हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज करेगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है शॉर्ट पीरियड में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, और नीचे आपको इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का तरीका है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। यहाँ पर जो ट्रायंगल शेप में बना है उसका मतलब होता है चेंज, और सी का मतलब है कंजम्पशन, और वाई का मतलब है इनकम। तो अगर हम चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से, मतलब हमारा उपभोग में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको हम हमारी इनकम के परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है सेविंग फंक्शन, जिसे हम बचत फलन या बचत क्रिया बोलते हैं। सेविंग फंक्शन का मतलब है इट इज़ द रेशियो दैट मेजर द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। एक ऐसा अनुपात जो इनकम और सेविंग के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को मेजर करता है, तो वो सेविंग फंक्शन कहलाता है। बचत फलन या सेविंग फंक्शन एक ऐसा रेशो है, एक ऐसा अनुपात है जो हमारी इनकम मतलब आय और हमारी सेविंग मतलब बचत में फंक्शनल रिलेशनशिप को मेजर करता है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में समझे तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। यहाँ पर एस का मतलब है सेविंग, एफ का मतलब है फंक्शन, और वाई का मतलब है इनकम। These functions indicate that part of income which is not spent on the current consumption. Hence, it shows saving as an excess of income over consumption expenditure. तो जो ये सेविंग फंक्शन है या बचत फलन है, ये बताता है कि हमारी जो एक इनकम होती है, आय होती है, उसका कुछ हिस्सा हम कंजम्पशन के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि हम उसको बचा के रखते हैं। तो ऐसा पार्ट ऑफ इनकम, ऐसा हिस्सा हमारी आय का जो हम करंट कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सेविंग फंक्शन कहलाता है। तो इसीलिए जो सेविंग है वो ये बताता है कि हमारी जो इनकम है
वो कंजम्पशन से ज़्यादा है। मतलब हमारी जो कंजम्पशन है वो कम है लेकिन हमारी इनकम ज़्यादा है, तो हम जितना कंजम्पशन हमें करना है हम कर लेते हैं, बाकी का जो बचता है वो हम सेविंग में रख लेते हैं। तो सेविंग को अगर हम और भी निकालें तो उसका एक फ़ॉर्मूला और हो सकता है, जो कि है सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी। हम हमारे इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल जाती है। नेक्स्ट जो है वो है सेविंग शेड्यूल। सेविंग शेड्यूल एक तरीके से जो टेबल है वो ये बताता है कि कौन कौन से हमारे जो अमाउंट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होते हैं, हम सेव करके रखते हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। तो आप नीचे देख सकते हैं सेविंग शेड्यूल है, बचत तालिका बनी हुई है, जहाँ पर इनकम मतलब आय, कंजम्पशन मतलब उपभोग और सेविंग मतलब बचत को शो किया गया है। इनकम है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360 और 440। सेविंग -40, -20, 0, 20, 40 और 60। ये जो अमाउंट देके रखे हैं वो करोड़ में है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकम और कंजम्पशन जो है उसको यूज़ करके हम अपनी सेविंग्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि सेविंग निकालने का तरीका मैंने अभी लास्ट में बताया है कि अगर हम हमारी इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो सेविंग निकल जाता है। पहला वाला इनकम 0 है और कंजम्पशन 40 है, तो 0 माइनस 40 करेंगे तो -40 हमारी सेविंग आएगी। दूसरी वाली इनकम 100 है, कंजम्पशन 120, तो 100 माइनस 120 करेंगे तो -20 आएगी। तीसरी वाली इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, तो 200 माइनस 200 सेविंग हमारी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद इनकम 300 है, कंजम्पशन 280 है, तो 300 में से 280 माइनस करेंगे तो +20 सेविंग हो जाएगी। फिर इनकम 400 है, कंजम्पशन 360 है, तो 400 में से 360 माइनस करोगे तो 40 हमारी सेविंग आ जाएगी। फिर उसके बाद 500 इनकम है और 440 से कंजम्पशन है, तो 500 में से 440 माइनस करोगे तो हमारा 60 जो है वो सेविंग आ जाएगा। तो सेविंग निकालने का तरीका क्या होगा, हमारी इनकम से कंजम्पशन को माइनस करना है तो सेविंग निकल जाएगा। इसी को हमने एक ग्राफ के रूप में भी साइड में शो करके रखा है, जहाँ पर एक्स एक्सिस में इनकम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस में सेविंग को प्लॉट किया है। और जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो -40 से लेकर +60 तक जा रहा है और ये ग्राफ जो है वो है सेविंग का। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी जो है वो बढ़ते जाएगी। इसलिए सेविंग का जो ग्राफ है वो कैसा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत प्रवृत्ति। क्या होता है प्रोपेंसिटी टू सेव, उसका मतलब देख लेते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव इज डिफाइंड एज अ शेड्यूल शोइंग अमाउंट दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर हम बात करें प्रोपेंसिटी टू सेव, तो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है एक ऐसी शेड्यूल या ऐसी तालिका जो ये बताती है कि कितना अमाउंट जो हमारा इनकम है सेव किया जाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ऐसा एक शेड्यूल, एक ऐसा टेबल, एक ऐसी तालिका जो ये बताए कि कितना अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो सेव किया जाता है अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। जो प्रोपेंसिटी टू सेव है उसमें हम दो तरीके यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा वाला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला लिखा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने का तरीका होता है टोटल सेविंग्स में से अगर हम टोटल इनकम को डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है। मतलब अगर हम कुल बचत को कुल इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या औसत बचत प्रवृत्ति निकल जाती है। तो सबसे पहला वाला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपीएस भी बोलते हैं और हिंदी में इसे औसत बचत प्रवृत्ति बोलते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio between total saving and total income at a given level of output and employment in the economy। इसका मतलब है औसत बचत प्रवृत्ति किसी निश्चित अवधि में कुल बचत एवं कुल आय के बीच का अनुपात होता है। इसका मतलब जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो हमारी टोटल सेविंग और टोटल इनकम जो होती है
जो एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे होती है, तो उनके बीच में जो भी रेशियो निकलेगा, जो भी अनुपात होगा, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को निकालने का फॉर्मूला है टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। हम कुल बचत को कुल आय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत बचत प्रवृत्ति जो है निकल जाएगा। अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक फॉर्मेट या एक शेड्यूल, एक तालिका के रूप में समझे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसको हमने शो किया है। इनकम जो है वो Y है, कंजम्पशन C, सेविंग को S से डिनोट किया गया है। इनकम हमारी 0, 100, 200 और 300 है। कंजम्पशन 40, 120, 200 और 280 है। सेविंग -40, -20, 0 और 20 है। अब हमें निकालना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम सेविंग्स को इनकम से डिवाइड कर दें, मतलब S को Y से डिवाइड कर दें, तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। तो पहला वाला S कितना है हमारा -40 और पहला वाला Y 0। -40 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। दूसरा वाला S है -20 और Y है 100। तो -20 को 100 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा -0.20। उसके बाद हमारा जो सेविंग है वो 0 है और इनकम हमारा 200 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो भी 0 आएगा। उसके बाद सेविंग हमारा 20 है और इनकम 300 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.06। तो ऐसे करके हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल सकते हैं जब हम अपनी सेविंग्स को अपनी इनकम से, मतलब कुल सेविंग्स को कुल इनकम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाता है। तो अगर हमने जो अभी टेबल पढ़ा था उसको देख के हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले तो अब हमें ये मालूम पड़ सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। कभी भी वो एक नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द इनकम। सेविंग हमारी कभी भी इनकम से या इक्वल टू इनकम नहीं हो सकती, इनकम से ज़्यादा या इनकम के बराबर नहीं हो सकती। Average propensity to save can be 0 when consumption is equal to income. Average propensity to save 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है जब हमारा उपभोग इनकम के बराबर, मतलब आय के बराबर हो तब। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा नेगेटिव हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है, और वो कब होगा, जब हमारा कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगा और इनकम हमारी कम होगी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होगा जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी, और वैसे ही हमारी सेविंग्स इंक्रीज होगी जैसे कि हमारी इनकम इंक्रीज होगी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग्स दोनों ही इंक्रीज होगी जैसे जैसे हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती जाएगी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला शो किया गया है, जो कि है सेविंग्स को अगर हम डिवाइड कर दें हमारी इनकम से तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा, मतलब S डिवाइडेड बाय Y। यहाँ पर S का मतलब है सेविंग, Y का मतलब है इनकम, मतलब S मतलब बचत, Y मतलब आय। नेक्स्ट है जो कि है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम हिंदी में सीमांत बचत प्रवृत्ति बोलते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन इनकम। सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बचत में हुए परिवर्तन का अनुपात है। तो जब हमारी सेविंग्स में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं और उसका कारण ये होता है कि हमारी इनकम भी चेंज हो रही है, तो वो रेशियो जो निकलेगा वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकलेगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है चेंज इन सेविंग, हमारे बचत में चेंज होना, और उसका कारण क्या होगा, क्योंकि हमारी इनकम में भी कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसी के वजह से। तो इनके बीच में जो भी रेशियो निकलेगा वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगर हम हमारे बचत में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम हमारी इनकम में परिवर्तन से डिवाइड कर दे तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा। यहाँ पर ट्राइंगल जो बना है वो उसका मतलब है चेंज। तो जब हमारी सेविंग्स जो है, चेंज इन सेविंग्स को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा।
जैसे कि हमने सभी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव वगैरह हमने एक टेबल के रूप में पढ़ा है, तो वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को अगर हम एक टेबल के रूप में स्टडी करें तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक शेड्यूल दिया गया है, टेबल दिया गया है या तालिका दी गई है जहाँ पर इनकम, सेविंग्स और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने का तरीका बताया गया है। इनकम जो है वो 0 है, 100, 200 और 300। सेविंग्स जो है -40, -20, 0 और 20। अब हमें निकालना है इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। हमारी सेविंग्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम अगर हमारी इनकम में चेंजेस जो भी आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा। चेंज कैसे निकालेंगे हम हर एक ऊपर वाला आइटम को नीचे वाले आइटम से माइनस कर देंगे तो वो हमारा चेंज निकल जाएगा। जैसे कि इनकम 0 है और उसका नीचे वाला इनकम 100 है, तो 100 में से 0 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आएगा, तो वो चेंज इन इनकम कहलाएगा। फिर हमारी इनकम सेकेंड वाली 100 है और थर्ड वाली इनकम 200 है, तो 200 में से 100 माइनस करना है तो 100 आ जाएगा और वो हमारा चेंज इन इनकम कहलाएगा। वैसे ही सेविंग्स हमारी -40 है और दूसरी वाली -20 है, तो -20 में से -40 को हमको माइनस करना है। तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा चेंज इन सेविंग्स जो है वो निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल सकते हैं। तो पहले वाले में चेंज इन सेविंग आएगा 20 और चेंज इन इनकम आएगा 100, और ऐसे ही जो तीनों कंडीशंस हैं उसके अंदर पहला वाला तो नील रहेगा, बाकी का तीनों कंडीशंस जो है उसमें चेंज इन सेविंग 20 रहेगा, चेंज इन इनकम 100 रहेगा। तो 20 को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.20 जो है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा। अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का टेबल देखें तो उससे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। सबसे पहला है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 0 से 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू निकलेगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 होगा अगर एंटायर एडिशन इनकम जो है अगर हमने कंज्यूम कर ली हो तो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 रहेगा अगर हमने कुछ हमारी इनकम को, पूरी की पूरी इनकम को सेव करके रख लिया हो तो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज इन सेविंग्स जो है वो चेंज इन इनकम से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब हमारी इनकम ज़्यादा ही रहेगी, सेविंग्स ज़्यादा उससे हो नहीं सकती। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगर हम अपने जो बचत होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको इनकम के चेंजेस से डिवाइड कर दे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा।